इमेजिन कीजिए एक ऐसा देश जहाँ पर भारी पॉवर्टी और बेरोजगारी हो, क्राइम बहुत ज्यादा हो, ड्रग्स की प्रॉब्लम हो, दंगे देखने को मिल रहे हो और ओवर पॉपुलेशन और लिटरेसी भी हो। सोच सकते हो कितनी बुरी हालात होगी एक ऐसे देश की। लेकिन ज्यादा इमेजिन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये हकीकत थी सिंगापुर देश की सन 1965 में। लेकिन अगले 25 साल में ऐसा भयंकर टर्न अराउंड देखने को मिलता है कि दुनिया देखती रह जाती है। सिंगापुर एक हाईली डेवलप, हाईली इनकम देश बन जाता है। आज के दिन दुनिया की टॉप 5 रिचेस्ट कंट्री में से माना जाता है। वन ऑफ द क्लीनेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड। ना के बराबर करप्शन, ना के बराबर क्राइम। सही मायने में एशिया का शायद से नंबर 1 देश है। लेकिन ऐसा कैसे पॉसिबल हो पाया, इस वीडियो में आइए जानते हैं ये चमत्कारी कहानी सिंगापुर की। सिंगापुर एक छोटा सा देश है दोस्तों, इतना छोटा कि इसे नक्शे पर ढूंढना भी थोड़ा सा मुश्किल है। अगर आप साउथ ईस्ट एशिया का नक्शा देखोगे तो इंडोनेशिया बड़ी क्लियरली दिखता है, फिलीपींस भी साफ दिखता है, मलेशिया को आसानी से आइडेंटिफाई किया जा सकता है। लेकिन इसके नीचे अगर आप आओगे तो आपको दिखेगा एक छोटा सा आइलैंड सिंगापुर, छोटी सी वाटर बॉडी, स्ट्रेट ऑफ जोहर। एक्चुअली में मलेशिया और सिंगापुर को सेपरेट रखती है। एरिया वाइज देखा जाए तो सिंगापुर का साइज एक्चुअली में दिल्ली का आधा है। लेकिन इस छोटी सी जगह पर अप्रोक्सीमेटली 57 लाख लोग रहते हैं। टोटल एरिया 710 स्क्वायर किलोमीटर है। इसका मतलब सिंगापुर की पॉपुलेशन डेंसिटी हुई 8028 पीपुल पर स्क्वायर किलोमीटर। इंडिया को हम बहुत ओवर पॉपुलेटेड देश मानते हैं, लेकिन फॉर कंपैरिजन इंडिया की जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो 446 पीपुल पर स्क्वायर किलोमीटर है। यानी सिंगापुर 18 गुना ज्यादा डेंसली पॉपुलेटेड है इंडिया के कंपैरिजन में। और ओवरऑल ये दुनिया के थर्ड मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड कंट्री है। इसके ऊपर सिर्फ मोनाको और मकाओ आते हैं। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, यहाँ पर सिंगापुर देश का जो नाम है उसका ओरिजिन संस्कृत शब्द से हुआ है सिंहपुर। सिंह का मतलब लायन और पुर का मतलब शहर, तो सिंगापुर का मतलब हुआ द लायन सिटी। और लायन सिटी से याद आया, सिंगापुर को 4 एशियन टाइगर में गिना जाता है। 4 वो देश जो बहुत हाईली डेवलप है एशिया के अंदर, साउथ कोरिया, हांगकांग, ताइवान और सिंगापुर। इंटरेस्टिंगली इन चारों देश की पॉपुलेशन डेंसिटी इंडिया से ज्यादा है। कुछ लोग को ये फैक्ट काफी शॉकिंग लगेगा, क्योंकि बहुत से लोग इंडिया की पॉपुलेशन पर ब्लेम डालते हैं कि इंडिया इतना डेवलप क्यों नहीं है। लेकिन यहाँ इन चारों एशियन टाइगर्स के जीडीपी पर कैपिटा इंडिया से कहीं ज्यादा और पॉपुलेशन डेंसिटी भी कहीं ज्यादा है। यहाँ रहने वाले लोगों की बात करी जाए तो सिंगापुर एक बहुत ही डाइवर्स देश है। अलग अलग धर्मों के लोग साथ में मिलजुल कर रहते हैं। यहाँ पर 5 मेजर रिलीजियन है, बुद्धिस्ट, क्रिश्चियंस, मुस्लिम, टोइस्ट और हिंदूज। इसके अलावा कुछ बहुत छोटी पॉपुलेशन भी है, ज्यूज, जोरेस्ट्रियंस, जैन्स और सिख। सेकेंड लार्जेस्ट ग्रुप यहाँ पर उन लोगों का है जो एक्चुअली में किसी धर्म को नहीं मानते, एथिस्ट हैं। लेकिन धर्म के अलावा एथनिसिटी के नाम पर भी सिंगापुर बहुत डाइवर्स है। सबसे बड़ी मेजोरिटी है यहाँ पर चाइनीज एथनिक लोगों की 74.5%। उसके बाद मलाइज है 13.5% और फिर इंडियंस है 9%। इंडियंस में मोस्टली तमिल, बंगालीस और पंजाबी की पॉपुलेशन ज्यादा है और बाकी 3% यूरोसियन और अरब लोग रहते हैं। लोगों की बात करते हुए हमें यहाँ पर ऑरेंज लॉट को नहीं भूलना चाहिए, जो कि एक्चुअली में ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स है, जो सिंगापुर में सदियों से रहने लग रहे हैं। यहाँ के ट्राइबल्स लोग। तो ओवरऑल यूनिटी इन डाइवर्सिटी एक्चुअली में सिंगापुर की आज के दिन हकीकत है। लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं था। थोड़ा हिस्ट्री में पीछे चलते हैं। सिंगापुर की अर्ली हिस्ट्री की बात करें तो सदियों से ही सिंगापुर के आइलैंड को एक ट्रेडिंग आउटपोस्ट की तरह यूज किया जाता था। मले, थाई, चाइनीज, इंडियन, अरब और जापानीज ट्रेडर्स के द्वारा थ्रू आउट द हिस्ट्री यहाँ पर एक इंडोनेशियन महाराजा का कब्जा रहा। पुर्तगीज ने कब्जा किया, डच ने अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा कब्जा किया और साल 1819 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की एक बड़े ही एम्बिशियस ऑफिसर थॉमस राफेल्स ने सिंगापुर को खरीद लिया जोहर के सुल्तान से। सही सुना आपने, ब्रिटिश ने यहाँ पर अपनी एंट्री मारी इस आइलैंड को खरीदकर। थॉमस राफेल्स ने सिंगापुर को एक फ्री पोर्ट बना दिया। जो भी जहाज यहाँ से गुजरने लग रहे हैं उन्हें कोई फीस पे करने की जरूरत नहीं है। इसी रीजन से सिंगापुर में फ्री ट्रेडिंग देखने को मिली। साल 1869 में स्यूज कैनल खुला, मतलब जहाजों को अब अफ्रीका के चारों तरफ घूम के जाने की जरूरत नहीं थी। इसकी वजह से और भी जहाज यहाँ पर आने लग गए। सिंगापुर के आइलैंड पर ज्यादातर जहाज सिंगापुर को रिफ्यूलिंग स्टेशन की तरह इस्तेमाल करते थे। पास के देश मलेशिया में 2 मेन चीजों की इंडस्ट्री बड़ी पॉपुलर थी, टीन और रबर प्रोडक्शन। क्योंकि सिंगापुर काफी
करीब था। सिंगापुर एक रबर प्रोसेसिंग का हब भी बन गया। सुनकर लगा कि सिंगापुर में काफी डेवलपमेंट हो रही होगी, लेकिन इसके पीछे एक डार्क साइड भी थी। असल में बात क्या थी, ये ब्रिटिश लोग बंगाल में जाकर ओपियम उगाया करते थे और उस ओपियम की प्रोसेसिंग सिंगापुर में लाकर करते थे। ब्रिटिश ने चाइनीज पुलिस को इस काम पर लगाया था और यहाँ पर वन ऑफ द लोवेस्ट ग्रेड्स ओपियम इन्हें मिलता था। अब ये जो चाइनीज लोग यहाँ इन फैक्ट्री में काम कर रहे थे, ये अपने घर से बहुत दूर थे, इंटरटेनमेंट का कोई जरिया नहीं था, तो ये ओपियम एडिक्ट बन गए। ली कुआन यू ने कहा कि अगर देश को डेवलप बनाना है तो देश को साफ रखना पड़ेगा। इनकी राय में क्लीननेस इज ए हॉलमार्क ऑफ सिविलाइजेशन। तो स्वच्छ सिंगापुर अभियान लॉन्च किया और ये कैंपेन ऑलमोस्ट हर 1-2 साल में होती थी। 1968 से 1988 के बीच में ये कोई शोभाबाजी वाला इवेंट नहीं था कि कैमरे के सामने आए, थोड़ा झाड़ू मारा, इधर उधर पत्ते उड़ाए और एड छाप दी स्वच्छ सिंगापुर के नाम पर। ये एक कॉन्क्रीट कैंपेन थी। मल्टीपल स्टेप्स लिए गए। पब्लिक वेस्ट कलेक्टर्स को लाइसेंस किया गया नेशनल इन्वायरमेंट एजेंसी के द्वारा। हर पब्लिक हाउसिंग स्टेट में ब्लू कलर के रिसाइकलिंग बिन लगाए गए। ढेर सारे पब्लिक टॉयलेट्स बनाए गए और स्पेशल प्रोग्राम्स रन किए गए, हैप्पी टॉयलेट्स प्रोग्राम जैसे, ताकि जो टॉयलेट्स बने हैं उन्हें साफ सुथरा रखा जाए, वेल मेंटेनेंस रखा जाए। साल 1992 में च्युइंगम को बैन किया गया। सिंगापुर में साफ सफाई के नाम पर कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं है। इसके अलावा बड़े कानून बनाए जाते हैं जिसमें भारी फाइन्स होती है। अगर कोई पब्लिक प्लेस में थूकने लग रहा है, कूड़ा फैलाने लग रहा है, स्मोक करने लग रहा है, पहले ऑफेंस पर 1000 सिंगापुर डॉलर्स का फाइन, दूसरे ऑफेंस पर 2000 का और तीसरे ऑफेंस पर 5000 सिंगापुरियन डॉलर्स का फाइन। अगली प्रॉब्लम थी स्लम की। सिंगापुर स्लम से भरा हुआ था। क्या किया जाए इसको लेकर? 26,000 से ज्यादा परिवारों को स्लम से रिलोकेट किया गया। हाई राइज बिल्डिंग्स बनाई गई, पब्लिक हाउसिंग बनाई गई। इसी के दौरान वाटर सप्लाई, बिजली और गैस सर्विस को प्रोवाइड किया गया। फ्री पब्लिक हाउसिंग में ये और सारी चीजें इम्प्रूव हुई। एज ऑफ 2021 करीब 80% लोग सिंगापुर में पब्लिक हाउसिंग में रहते हैं, जो घर सरकार के द्वारा प्रोवाइड किए गए हैं। इसी की वजह से होमलेसनेस देश में ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है। पिछले साल सिर्फ 616 लोग, करीब 600 लोग ही सड़कों पर सो रहे थे। इसके बाद अर्बन प्लानिंग पर फोकस किया गया। सड़कों के साइड में जो लोग रेडिया लगा खड़े होते हैं वो इनफॉर्मल इकोनॉमी का एक बड़ा इम्पोर्टेंट हिस्सा है, लेकिन साथ ही साथ क्लीननेस और ब्यूटिफिकेशन के नाम पर वो कहीं न कहीं शहर को एक अच्छी लुक नहीं देते। उन्हें ऑर्गेनाइज्ड करना काफी जरूरी है। तो सिंगापुर में 4900 से ज्यादा हॉकर्स को रिलोकेट किया गया। फूड सेंटर्स में जो लोग सब्जियां बेचते थे उनके लिए एक नए होलसेल मार्केट बनाए गए। ब्यूटिफिकेशन के लिए जो पिग और डक के फार्म थे उन्हें कैचमेंट एरिया से बाहर फेस आउट किया गया। नदियों को साफ किया गया। 2008 से ज्यादा इंडस्ट्रीज को रिलोकेट किया गया। अब हेल्थ केयर पर भी फोकस काफी जरूरी होता है। सिंगापुर में पब्लिक हो या प्राइवेट हेल्थ केयर काफी सस्ता है। अब सिंगापुर जैसे छोटे देशों में यहाँ इतनी ज्यादा हाई पॉपुलेशन डेंसिटी है और लोगों के रहने के लिए इतनी कम जगह है। वहाँ पर अगर सड़क बनाई जाएंगी तो गाड़ियों के लिए बहुत जगह वेस्ट होगी। अगर देश में रहने वाला हर इंसान गाड़ी ऑन करेगा तो किसी के रहने के लिए जगह नहीं बचेगी। बस सड़कें ही सड़कें भरी रहेंगी पूरे देश में। तो गाड़ियाँ को डिस्करेज करना बहुत जरूरी था और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देना जरूरी था। इसलिए आज के दिन सिंगापुर दुनिया के सबसे महंगे शहरों में से एक है। अगर आपको गाड़ी खरीदनी है तो बहुत भारी टैक्स लगाया जाता है। पूरे देश में एक लिमिटेड नंबर ऑफ गाड़ियां ही सड़कों पर हो सकती है। अगर एक नई गाड़ी को सड़क पर ऐड करना है तो किसी गाड़ी को बाहर निकालना पड़ेगा। पहले और दूसरी तरफ बल्कि ट्रांसपोर्टेशन की बात करी जाए तो जैसे कि बसेस और मेट्रो की, तो वन ऑफ द लिस्ट एक्सपेंसिव पब्लिक ट्रांसपोर्ट इन द वर्ल्ड। लोगों के लिए काफी अफोर्डेबल है ये और साथ ही साथ वन ऑफ द क्लीनेस्ट और वन ऑफ द सेफेस्ट भी है। अब इतना सब करने के बाद भी दोस्तों कमाल की बात पता है क्या है? ली कुआन यू जानते थे कि वो किसी भी हालात में अपने अराउंड एक पर्सनालिटी का डेवलप नहीं होने दे सकते हैं। उनका फोकस काम पर था, देश को डेवलप करने पर था, न कि अपने इमेज को बढ़ाने पर था। आज के दिन अगर आप सिंगापुर में जाए तो आपका कहीं पर भी ली कुआन यू के कोई स्टैट्यूज देखने को नहीं मिलेंगे, कोई मॉन्यूमेंट नहीं मिलेंगे जो इनको बड़ा ऑनर कर रहे हो। कोई मंदिर नहीं बनाया किसी ने इनके नाम पर। लिटरली एक देश को कहां से कहां ले गए, फिर भी कोई मॉन्यूमेंट इनके ऊपर नहीं बनाया गया। ऐसा क्यों है? सिंगापुर के जो करंट प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने अप्रैल 2015 में इसको लेकर एक स्टेटमेंट दी थी। उन्होंने सिंगापुर की डेवलपमेंट इतने चमत्कारी तरीके से करी कि वो चाहते तो अपने आप को एक सुपर हीरो की तरह दिखा सकते थे। वो चाहते तो लोगों को
अंधभक्त बना सकते थे अपना कि देखो मैं यहाँ पर भगवान का रूप हूँ, मैं देश को कहां से कहां तक ले गया। लेकिन उन्होंने ये सब नहीं किया। ली कुन यू एक एजुकेटेड इंसान थे, प्रैग्मेटिक थे, किसी एक आइडियोलॉजी पर ज्यादा स्ट्रांगली फील नहीं करते थे। कहा जाता है कि उनके कान हमेशा खुले रहते थे, वो औरों से सजेशन हमेशा सुनते थे, और ये कुछ ऐसी क्वालिटीज है जो बहुत रेयरली पॉलिटिशियन में पाई जाती है। सिंगापुर का केस एक एक्सेप्शनल केस है। ली कुन यू खुद को अकाउंटेबल ठहराना चाहते थे, औरों की सुनते थे, और अगर कोई लेसन इस कहानी से हमें लेनी चाहिए तो वो एग्जैक्ट पॉलिसीज है जो उन्होंने इम्प्लीमेंट करी थी देश को इस लेवल तक लाने के लिए। यहाँ पर आपकी राय क्या है नीचे कमेंट में लिखकर बताइए। आप चाहे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे साथ हमेशा की तरह जुड़े रहने के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।